आज के इस रायपुर लिट फेस्ट के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पुनेन्द्र जी, इस साहित्य पर्व के संयोजक श्रीमान प्रदीप जी, इस उत्सव में अपने विचारों की आहुति देने के लिए अलग अलग स्थानों से आए अभ्यासक, चिंतक, साहित्यिक, सबको मेरा प्रणाम। विषय साहित्य का है और साहित्य उत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा है, लेकिन इसका एक विचार बिंदु के रूप में एक केंद्रीय विषय जो आयोजकों ने सोचा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष के संबंध में रखा जाए। आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न आ सकता है कि ये तो लिट फेस्ट है, स्वाधीनता के 75 वर्ष पर इस पर क्यों ये करना, और वो भी मेरे जैसा पत्रकार, वो भी अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता करने वाला। तो मैं केवल आपको इतना ही कहूंगा कि भारत में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत के प्राचीनतम सभ्यता का आधार आध्यात्मिकता रहा, और उस आध्यात्मिकता का जब आविष्कार जीवन के अन्य अन्य क्षेत्र में हुआ तो वो स्व की चेतना को लेकर हुआ, और भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन भी वो उस स्व की चेतना का जागरण का ही एक प्रक्रिया का हिस्सा था। और उस रूप में मैं देखता हूं कि आज जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, भारत जैसी प्राचीन सभ्यता के लिए 75 वर्ष का कालखंड तो बहुत छोटा है। क्यों मनाना ये भी उत्सव? ऐसा कौन सा 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया कि जिसके कारण उसका भी उत्सव मनाएं? लेकिन मूलतः क्योंकि ये पूरी सभ्यता ही जीवन का उत्सव मनाने की सभ्यता रही, और साहित्य उसका एक महत्वपूर्ण अंग रहा। और इस प्राचीनतम उत्सव मनाने की सभ्यता में एक कालखंड बड़ा ऐसा रहा जो लगभग 1200-1300 वर्षों के निरंतर संघर्ष का रहा, और उसमें भी खास करके 1498 के बाद जब पश्चिम का औपनिवेशवाद यहां पे आया, एक कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, तो उस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस ने भारत के स्व को जब छेड़ा, चैलेंज किया, और उसकी जब प्रतिक्रिया आई, प्रक्रिया के रूप में एक निरंतर संघर्ष का कालखंड 1947 तक चला, आज भी चल रहा है। उसका स्मरण करने के लिए उस स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे का विचार, उसका साहित्य और उसका सामान्य जीवन में, समाज जीवन में दिखने वाला दर्शन आने वाली पीढ़ियों को आज 75 वर्ष पूरे करने के बहाने हम करा सकते हैं क्या? ये एक आह्वान हमारे सामने है। जिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आजादी के और टुकड़ों के नारे लगे,
की पढ़ाई हुई और स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाने का एक तरीका, एक पद्धति पिछले 75 वर्षों में विकसित हुई है। उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज के विद्यार्थी को, आज के समाज जीवन में यदि आप पूछेंगे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन क्या था, तो कुल मिलाकर कहानी यह समझ में आती है मोटी मोटी कि यूरोप के कुछ लोग आए थे व्यापार करने के लिए। हम पिछड़े थे, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आपस में हम लड़ रहे थे, असंस्कृत थे। उनको व्यापार करते करते लगा कि नहीं, इनको तो हमें संस्कृति सिखानी चाहिए, कल्चर बनाना चाहिए। इसलिए कुछ गोरे लोगों ने भारत में सभ्यता का एक तरह से सृजन करना शुरू किया, हमको संस्कृति सिखाना शुरू किया। वो करते करते हमारे मन में भी कुछ राष्ट्रभाव का जागरण हो गया, उनका भी लॉ हमने पढ़ लिया, उनका राष्ट्रवाद भी हमने सीख लिया। उसके कारण हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन भी शुरू हो गया। उसके कारण हमारे अधिकारों की चेतना भी जागृत हुई। और लेकिन क्योंकि मूलतः हम अहिंसा पर विश्वास करने वाले थे, तो सत्याग्रह के मार्ग से हमने एक आजादी का आंदोलन लड़ा और 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली। क्योंकि हम पहले से ही बिखरे हुए थे, पहले से ही विभाजित थे, तो जाते जाते बाद में वो जाने के बाद शांति बनी रहे, इसलिए वो और एक विभाजन करके चले गए कि आपस में ये बात में ना लड़े हमारे जाने के बाद। कुल मिलाकर ये आजादी की, जिसको आज की भाषा में मैं कहूं तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ब्रॉड टेम्पलेट या नैरेटिव है। वास्तविकता क्या है? 1498 में, आज मतलब 8वीं 9वीं की पुस्तक में भी सामान्य रूप से ये पढ़ाया जाता है और हमारे भी मन में ये बैठ गया है। वास्को द गामा ने भारत की खोज की। वास्को द गामा के साथ उसका एक साथी था, वो एक उसकी दिन की डायरी लिखता था। द फर्स्ट वॉयज नाम से वो डायरी प्रकाशित हुई, पहले पोर्तुगीज भाषा में हुई, फिर अंग्रेजी में आई। द फर्स्ट वॉयज, ये भी अपने आप में साहित्य है, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज है। लेकिन हम में से बहुत लोग उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम वाचिक परंपरा के लोग हैं। वो खुद क्या लिखता है? तो उसकी डायरी के अनुसार एक जो 1498 में वो फर्स्ट वॉयज में निकला था, उसका एक बैकग्राउंड। 1494 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ थेसिडोरस कहते हैं उसको। वेटिकन के उस समय के जो पोप थे, उन्होंने स्पेन और पुर्तगाल के राजा के बीच में ये ट्रीटी करवाई थी और पूरी दुनिया के नक्शे को ऐसे एक लकड़ी से खींच दिया 2 हिस्सों में और कहा कि स्पेन जो है वो पश्चिम दिशा में जाएगा, पुर्तगाल जो है वो पूर्व दिशा में जाएगा। किस लिए जाएगा? वहां के उत्पाद बढ़ने के कारण उनको अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी अपने मार्केट का माल बेचने के लिए। उनको कोई और बड़ा मार्केट चाहिए था। ये तो बड़ी बात की कहानी है। पोर्तुगाल का राजा वास्को द गामा को भेजता है, वो तो मसालों को लाने के लिए भेजता ही है, अपने माल को बेचने के लिए भेजता ही है, लेकिन उसका आज्ञापत्र कहता क्या है? तो टेक द मैसेज ऑफ जीसस टू द अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन। बड़े स्पष्ट रूप में वो उसके बारे
करता है, वो उल्लंघन करने वाला पहला व्यक्ति यदि कोई है तो वास्को द गामा है। पहली बार 3 महीने तक वहां पे जहाज लगा के रखता है, उसका माल कोई खरीदता नहीं है। धोखे से कुछ व्यापारियों को फुसलाकर काली मिर्च वो चुरा कर ले जाता है, टैक्स चुराता है, और माणिक वर्मन का बेटा समुद्र के मार्ग से उसका पीछा करता है और वास्को द गामा भाग जाता है भारत छोड़। ये हमको कोई नहीं पता। पहला जो संघर्ष हुआ माणिक वर्मा के दरबार में, माणिक वर्मन के दरबार में आकर सबसे पहले वास्को द गामा पूछता क्या है, उसको किसी ने जानकारी दी होती तो वो कहते हैं आप तो क्रिश्चियन किंग पास्टर हो, आप सही क्रिश्चियनिटी नहीं जानते हो, वो बताने के लिए मैं आया हूं। उसके साथ मुझे व्यापार करने के राइट्स चाहिए, वो राइट्स चाहिए, उसके अगेंस्ट और क्या चाहिए आपसे, मैं आपको यूरोप का माल भी दूंगा, आपसे माल लेकर भी जाऊंगा, लेकिन जो सारे अरब ट्रेडर्स है इनको आपको यहां से बेदखल करना होगा, क्योंकि ये विधर्मी है, ये एपोस्टेट है, ये क्रिश्चियनिटी के मैसेज के विरोधी है, इसलिए इनको बाहर कर। और माणिक वर्मन कहता है मेरे राज्य में ये नहीं होगा। उपासना पद्धति की स्वतंत्रता और सबको सम्मान, ये हमारी विशेषता है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है माणिक वर्मन का, और इसलिए मैं अरब ट्रेडर्स को जब तक वो यहां के नियमों का पालन कर रहे हैं, मैं उनको यहां से नहीं निकालूंगा। माणिक वो जो वास्को द गामा आया है वो केवल व्यापार करने के लिए आया। ऑलरेडी पश्चिम एशिया में व्यापार के रूट्स को लेकर संघर्ष चल रहा है, जिहाद वर्सेस क्रूसेड चल रहा है, वो भारत की सीमा पर लाने का काम वास्को द गामा ने किया। उसको हमने हमारे इतिहास के पन्नों में कह दिया वास्को द गामा ने भारत की खोज की। वहां से लेकर मैं पूरे दिन भर आपको साहित्य के कम से कम 1498 से लेकर 1947 तक के ऐसे 400 विषय बता सकता हूं जिस पर नए सिरे से सृजन करने की आवश्यकता है, लेकिन समय की सीमा है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे हैं तो उसका भी कोई संदर्भ आना चाहिए, इसलिए प्रमुख 2-3 मुद्दे और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हमें इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े हुए साहित्य का विचार करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, उसके संबंध में मुझे जितनी समझ है उतना मैं रखने का प्रयास करूंगा। तीन पॉपुलर नैरेटिव्स जिनके बारे में मुझे लगता है कि मूलभूत विचार करने की आवश्यकता है। पहला, कॉलोनाइजेशन की औपनिवेशीकरण जो शुरू हुआ उसकी मूल प्रेरणा क्या थी और उसको भारत के समाज का रिस्पांस क्या था। कॉलोनाइजेशन के पीछे का मूल विचार क्या था और उसको भारत का रिस्पांस, भारत की प्रतिक्रिया, भारत का प्रतिरोध कैसा। मजे की बात है, लगभग 1818 में यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस जिसमें आज का छत्तीसगढ़ भी आता है, उसमें जिसको ब्रिटिशों ने हलवा विद्रोह कहा, वो हलवा समुदाय का बहुत बड़ा आंदोलन प्रतिरोध ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में हुआ। मजे की बात यह है कि उसका नेतृत्व जो है वो अजमेर सिंह करते हैं। हलवा समुदाय तो उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उसको हलवा विद्रोह कहा गया, ब्रिटिशों ने कहा। हमारे इतिहास में भी आज हलवा विद्रोह ही है। वो किस लिए था, क्या प्रेरणा थी? उसी समय, उससे भी पहले, लगभग 17वीं
शताब्दी के पहले हिस्से में 1601 में बड़ा संघर्ष हुआ है, लेकिन वो 1598 से प्रयास कर रही है। रानी वेलु नाचियार शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, आज के तमिलनाडु में, पोर्तुगीजों के खिलाफ संघर्ष करती है। बाद में जिनके नाम पर अब जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई, वो बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, और वो भी जंगल के लिए और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। आप देखेंगे लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य तक जितने सारे संघर्ष हुए हैं, उनके सबके पीछे की प्रेरणा वो समय पर अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि कई जगह पे पोर्तुगीज पहले पहुंचे, कई जगह पे डच पहले पहुंचे, कई जगह पे फ्रेंच पहुंचे, ब्रिटिश पहुंचे। वो जो जहां पे पहुंचा उसने अपने तरीके से वहां पे अपने धर्म का प्रसार और इंपोजिशन करने का प्रयास किया। उसको तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हुई, इसलिए शुरू के सारे संघर्ष हमको दिखते हैं वो स्वधर्म के लिए दिखते हैं। जैसे जैसे ब्रिटिशों की नीतियां बदलती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड पॉलिसी वो शुरू करते हैं, वैसे वैसे हर स्थान पर संघर्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ में सारे जो संघर्ष, जो जल सत्याग्रह वो सारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उनका यदि आप स्वरूप देखेंगे, क्योंकि मानसिक दृष्टि से भारत के लोगों को यह कभी भी मंजूर नहीं था। कांदेल लहर का यहाँ का प्रसिद्ध सत्याग्रह है, और या धमतारी जल सत्याग्रह कहते हैं, कंडेल का, वही मैं कह रहा हूं। तो इस जल सत्याग्रह में मेन इश्यू क्या है? क्या आप पानी पर टैक्स लगा सकते हो? क्या नैसर्गिक संसाधन जो हमारे हैं उन पर आप टैक्स कलेक्ट करने वाले होते कौन हो? तो जैसे जैसे ब्रिटिशों की नीतियां आई, वैसे वैसे ये आंदोलन स्वदेशी और स्वतंत्रता का हुआ। हमारा तंत्र है और हमारा देसी व्यवस्था है, उनको आप मत छेड़िए। तो स्वधर्म का आंदोलन स्वदेशी और स्वतंत्रता का आंदोलन था। जैसे ही 1856 के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन आया और अंग्रेजी का इंपोजिशन शुरू हुआ, वैसे ही स्वभाषा का आंदोलन शुरू हुआ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के से रानी के पास सत्ता चली गई और कानून भी उनका और राज भी उनका शुरू हुआ, तब स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ। हमारा आंदोलन कभी भी केवल पॉलिटिकल नहीं था। जहां जहां पे कॉलोनाइजेशन की, औपनिवेशिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही प्रभावी थी, और वो स्व के साथ थी। चाहे वो स्वधर्म हो, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो स्वभाषा हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो स्वराज हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, आज शशांक जी ने मुझे सुबह ध्यान कराया, इसी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए एक प्रसिद्ध साहित्यिक बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव एक निबंध लिखते हैं, और यह निबंध उन्होंने 1924 में लिखा है। स्व का साम्राज्य। और उसकी जो शुरू की प्रस्तावना लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा है, इसमें मैंने जो सारे मुद्दे बताए उसका मौलिक प्रसाद जी उसका तो विश्लेषण करते ही है, लेकिन उसके प्रास्ताविक के रूप में उन्होंने जो 4 पंक्तियां लिखी बहुत महत्वपूर्ण है। स्व की ज्योति और ब्रह्म है, स्व ही ज्योति और ब्रह्म है, इसका ज्ञान ही आत्मदर्शन, मोक्ष और अमरता है। विशुद्ध स्व की पूजा ही ईश्वर भक्ति है। स्व जाति की शरण में बड़ी निर्भरता है।
स्व मित्र के मिलन में परम आनंद है, स्व पक्ष के आश्रय में स्थायी सबलता है, खोज करने वाले स्व को ढूंढने की धुन में है, स्व को न जानने वाले इस तरह स्वाहा हो गए कि उनका पता लगाने में पुरातत्ववेत्ताओं का दिमाग थक कर घबरा जाता है। इसको भूल जाने वाले लोग इस संसार से असार हो जाते हैं। स्व ही इस संसार का सार है, इसे न जानने से अंधकार है और इसके उत्तम ज्ञान से ही बेड़ा पार है। तो हमारे स्व को समाप्त करने की प्रक्रिया मतलब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था। उससे पहले जो इस्लामीकरण हुआ, उस इस्लामीकरण ने भारत में लूट की, मतांतरण किया, तलवार के नोक पर हत्याएं की, लेकिन भारत के स्व को, कुछ नगरों की व्यवस्था बिगाड़ने के सिवा भारत के स्व को वो कुछ नहीं कर पाए। ब्रिटिशों की व्यवस्था ने भारत के गांव बिगाड़े। भारत के गांव के, जब ब्रिटिशों की 1757 तक लगभग प्लासी की लड़ाई तक सत्ता प्रस्थापित हो जाती है, फ्रेंच आउट हो जाते हैं, डच आउट हो जाते हैं। इसमें भी बड़ी मजेदार बात है, बहुत कम लोगों ने हमें से राजा मार्तंड वर्मा का नाम सुना होगा। राजा मार्तंड वर्मा अकेले ऐसे राजा है 1741 में डच और पोर्तुगीजों को जमीन पर और सीमा पर एक साथ हराते हैं। और केवल हराते नहीं है, इतना जबरदस्त हराते हैं कि उसके बाद पोर्तुगीज गोवा में सिमट जाते हैं, डच भारत से बाहर हो जाते हैं। उस राजा मार्तंड वर्मा को भारत का कभी भी हीरो नहीं बनाया जाता। रानी वेलु नाचियार का मैंने नाम बताया, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की रानी थी। केवल दो, आज के जिले यदि कहूं तो 2 जिलों की रानी थी। मरुत ब्रदर्स, मरुत भाई दोनों उसके प्रमुख सेनापति थे। विजयनगर के साम्राज्य का उस समय तक पतन हो गया था, 1601 की बात है। 65 छोटे मोटे ऐसे उसके जैसे राजाओं को एकत्रित बुलाती है, आपस में संवाद कराती है और कहती है कि हमारे राज्य अलग अलग हो सकते हैं, हमारे जो टैक्स कलेक्शन की पद्धति है वो अलग अलग हो सकती है, हमारी भौगोलिक भूमि के छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र एक है। ये जो परकीय आक्रमण है, ये हमारी अस्मिता पर आक्रमण है, हमारे मंदिर, हमारी परंपराओं पर आक्रमण है। इसके लिए हमें एकत्रित होना होगा। एक डिक्लेरेशन पारित कराती है रानी वेलु नाचियार। उस डिक्लेरेशन को शिवगंगा डिक्लेरेशन नहीं कहती है, द्रविडियन डिक्लेरेशन नहीं कहती है, वेलु नाचियार का भी डिक्लेरेशन नहीं कहती है। उसको वो नाम देती है जम्बू द्वीप डिक्लेरेशन। क्या आवश्यकता थी उसको? और उस समय का यदि हम ब्रिटिश जब भारत में आते, उस समय का मानचित्र यदि हम देखें तो हमको ध्यान में आएगा लगभग 1450 से ज्यादा भारत में नगर केंद्रित राज्य व्यवस्था है। ग्राम नहीं है, नगर केंद्रित राज्य व्यवस्था है। उन नगरों की अपनी अपनी राजधानी, उस राजा की राजधानी नगर के रूप में है, उसका व्यापार का एक केंद्र है, सांस्कृतिक दूसरा केंद्र है। उस केंद्र की अपनी एक व्यापार की और टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था है। गांव से उसका जीवंत संबंध है, लेकिन नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी एक दूसरे को एक्सक्लूजन में नहीं देखते हैं, परस्पर पूरक जीवन के रूप में देखते हैं। जैसे कॉलोनाइजेशन हुआ तो भारत में वो जिससे केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, उसी तरह वो जब आए तब का भारत क्या था, ये भी मुझे लगता है इस समय देखने का एक उचित अवसर है। मेरे मन में प्रश्न आता है कि यदि भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी, और वो स्थिति वो अपने चश्मे से देख रहे थे, क्योंकि उस समय यूरोप में डिबेट ये चल रहा है कि महिला में आत्मा होती भी है कि नहीं, महिला को कुछ अधिकार देने भी चाहिए या नहीं। और वो कब तक चलती है? 1907 तक चलती है। 1907 में पहली बार वो एक्सेप्ट करते हैं कि
महिलाओं को मतदान का भी अधिकार होना चाहिए। नेतृत्व का तो सवाल ही नहीं। अमेरिका में अभी भी मानने को तैयार नहीं कि कोई महिला राष्ट्रपति हो सकती है। उस समय जब हमको यह बताया जाता है कि भारत तो गरीब देश था, भारत में महिलाओं की स्थिति खराब थी, पिछड़ा हुआ था, असंस्कृत था, उस समय हम्पी के पूरे सांस्कृतिक शहर के बारे में साहित्य का सृजन होता है। हम्पी का सांस्कृतिक शहर विश्व का होता कैसे, साहित्य का सृजन होता है। और एक अरबी प्रवास करते करते आता है और विजयनगर साम्राज्य के शरण में हम्पी को देखकर धन्य हो जाता है। लेकिन मेरे मन में जो मूलभूत प्रश्न आता है महिला विषय को लेकर, रानी झांसी के बारे में तो हम सब लोगों को पता है। ये वेलु नाचियार राज्य करती है, बाकी राजाओं को भी चर्चा के लिए बुलाती है। ये महिला हमको क्यों बुला रही है ऐसा कोई नहीं पूछ रहा है। उसी समय 1555 से लेकर 1620 तक माता और उसकी बेटी दो हो गई, अबक्का 1 और अबक्का 2। उल्लाल का एक राज्य था, आज का जो मैंगलोर है उससे पास ही उल्लाल करके एक स्थान है। अपने मां को वचन देती है उल्लाल में पोर्तुगीजों को नहीं घुसने दूंगी। अपने पति से लड़ जाती है जब पति कहता है, पति मैंगलोर का राजकुमार है, जब पति कहता है कि नहीं इनसे हाथ मिला लेना चाहिए, हमको सुरक्षा मिल जाएगी, तो कहती है ना, मातृभूमि के साथ कोई सौदा नहीं। अपनी बेटी को भी वही संस्कार देती है और कहती है मातृसत्ताक पद्धति से हमारे यहां राज्य शासन चलता है, निर्णय करने वाली मैं हूं। कौन सती जा रहा है? और आज की भाषा में यदि कहूं तो रानी अबक्का क्षत्रिय नहीं है, रानी झांसी क्षत्रिय नहीं है। अबक्का आज की भाषा में कहूं तो ओबीसी है। रानी झांसी ब्राह्मण है। आपके पास में ही अहिल्याबाई होलकर, वो भी आज की भाषा में कहूं तो ओबीसी है, विधवा है। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि एक महिला, एक विधवा हम पर शासन कैसे करेगी। लोगों ने उसको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना। सारे बनारस के 80 घाट की रचना करने वाली अहिल्याबाई होलकर है। बेस्ट वाटर एडमिनिस्ट्रेटर यदि भारत के इतिहास के आधुनिक कालखंड में कोई है तो अहिल्याबाई होलकर है। और उस पर साहित्य का सृजन होता है। कोई पुरुष ये नहीं पूछता कि ये हम पर राज क्यों करेंगे। हमको ये बताया जाता है भारत कैसा है। और भारत ऐसा यदि था तो पहले मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुगल सल्तनत तक इतनी बार लूटने के लिए लोग क्यों आते थे? और इतना पिछड़ा हुआ था तो भारत के साथ व्यापार करने के आप लोगों को किसने न्योता दिया था? इसीलिए जब उस समय के ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन लिखते हैं कि भारत का ग्लोबल जीडीपी में उस समय का शेयर 24.4% था, तो वो क्यों था, इसका भी हमें एक बार पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। हमारे व्यापार के मॉडल क्या थे? हमारे मैरिटाइम ट्रेड के मॉडल क्या थे? जब जहाज एक बनता था तो उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज और कौन कौन से हिस्सों में कंट्रीब्यूट करती थी? 1910 में इस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी का रिसर्च हुआ है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मंगारी स्कॉलर है, उन्होंने पीएचडी का थीसिस सबमिट किया। तो मुद्दा यह है कि जैसे कॉलोनाइजेशन की एक प्रोसेस थी, उस
उस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस ने हमारा स्व को क्या क्या खत्म करने का प्रयास किया, इसके लिए हम क्या थे ये समझना आवश्यक है। एक बहुत सुंदर प्रयास जो किया है आचार्य धर्मपाल जी ने किया, वो शिक्षा के संदर्भ में किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, हमारी समाज व्यवस्था क्या थी, उस समय का साहित्य कैसा था, हमारे व्यापार के नियम कैसे थे, हमारी जीवन की दृष्टि उसमें कैसे फलित होती थी, हमारे दोस्त थे तो सही में क्या थे, हमारे बीच में भेद भी करने वो सफल हुए तो क्यों हुए, लेकिन वो हमारी दृष्टि से हम समझे, ब्रिटिशों की दृष्टि से नहीं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो वर्षभर कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, उसमें ये कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस, उस कॉलोनाइजेशन के विरोध में हुआ राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष, और उसमें तीसरा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सारे विद्रोह जिनको ब्रिटिशों ने कहा, लुटेरे कहा, डेकॉइट्स शब्द का प्रयोग किया, आर्म्ड रिबेलियन कहा, वो सारे जंगल और जनजातीय क्षेत्र में ही क्यों है? कभी ये मन में प्रश्न आता है। बाद में जाकर बहुत नेवल और आजाद हिंद फौज का एक तरीके से रिबेलियन होता है, लेकिन उससे पहले के जिसको ब्रिटिशों ने विद्रोह कहा, मेरा अपना जो इतिहास का आकलन है वो ये कहता है कि ब्रिटिश जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत की नगर रचना को चोट पहुंचाई, ब्रिटिशों ने नगरों के साथ साथ गांव को ध्वस्त किया, हमारे स्व को आघात किया, नगर की रचना ध्वस्त हुई, उसके कारण गांव पर, लैंड पर प्रेशर भी बढ़ा। खास करके 1857 के बाद जो जो संस्थान खत्म हुए, उनकी सेनाएं भी खत्म हुई। मतलब मैं कह रहा हूं ब्रिटिश आए तब लगभग 1450 थे, ब्रिटिश गए तब 564 रह गए, तो 1000 तो कम से कम उन्होंने खत्म किए। उनकी सेनाएं खत्म हुई, उनके ट्रेड सेंटर्स खत्म हुए, उनकी अपनी परंपराएं खत्म हुई, उनके अपने मंदिर नष्ट हुए, ये समाज में विघटन हुआ। उसके कारण नगर से फिर से गांव की तरफ बढ़ा। जिस घर में एक भाई खेती करता था, एक व्यापार करता था, एक सेना में था, वो तीनों अभी जमीन पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। और 1870 के बाद हम अचानक कहने लगे भारत तो गांव में रहता है, भारत तो कृषि प्रधान देश है। कृषि नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन भारत ये नगर प्रधान व्यापारी देश था, इसलिए व्यापारी यहां पे सौदा करने आए थे। केवल कृषि प्रधान नहीं थे, गांव की अपनी रचना थी, नगर और व्यापारी केंद्रों की अपनी रचना थी, वैसे ही जंगल की अपनी रचना थी। यदि यूरोपियन जो सारे लोग हैं वो एक चीज जो नहीं कर पाए, उन्होंने मिलिट्री मींस का उपयोग किया। उनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या थे समझ लीजिए। पहले तो उन्होंने व्यापार का बहाना बनाया, जहां पे व्यापार का ये सफल नहीं हुआ, वहां पे उन्होंने मिलिट्री माइट का उपयोग किया। दूसरा, जब एक्सपीडिशन लेकर आता है वास्को द गामा 1502 में, तो वो कौन कौन सी तोहफे साथ में लाना है ये लिखता है, जो पहले एक्सपीडिशन में नहीं है। तो वो लड़ने के लिए आता है। जब वो विफल होता है तब वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जब उसका भी प्रभाव कम रह जाता है तो फिर वो शिक्षा का हथियार निकालते हैं। भाषा और शिक्षा ये उनके मेन इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और उसके आधार पर कौन सा साहित्य बैन करना और कौन से साहित्य को रिकॉग्नाइज करना, इसके लिए कानून बनाना शुरू करते हैं। इस सारी प्रक्रिया में एक बात जो वो नहीं कर पाते, भारत की जनजातियों की संस्कृति, उनके अधिकार, उनको मिलिटरीली, इंटेलेक्चुअली, कल्चरली, एजुकेशनली किसी भी तरीके से वो हरा नहीं सकते। जहां पे जाते हैं वहां पे पिटते हैं, और इसलिए 1887 आते आते, वैसे तो 1855 से ही शुरू हो जाता है, आते आते वो नए नए फॉरेस्ट एक्ट बनाना शुरू कर जाते हैं। इनको एक्सक्लूड करो, अलग
करना ठीक हो जाए। आज दुर्भाग्य से जो भारत के स्व के आधार पर जिए, लड़े, मरे, उनको बुद्धि से, तंत्र से, आचार से, विचार से, पहनावे से ब्रिटिशों का अनुकरण करने वाले हम लोग कहते हैं कि मेनस्ट्रीम करेंगे। सारी समस्या की जड़ छत्तीसगढ़ की यहां पे है। आप यदि छत्तीसगढ़ के सारे संघर्ष जिनको ब्रिटिशों ने विद्रोह कहा, आप देख लो, जनजातीय समाज और आज के तथाकथित नॉन एसटी साथ में लड़े हैं, स्वधर्म के लिए लड़े हैं, स्व की पहचान के लिए लड़े हैं, जमीन के लिए लड़े हैं, जंगल के लिए लड़े हैं, एक साथ लड़े हैं, एक ही भाव के साथ लड़े हैं। और मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, आप भारत में कहीं पे भी चले जाइए, ये स्व का भाव आपको एक जैसा दिखेगा। वो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का वर्णन करता हुआ दिखेगा, वो शिव और शक्ति को जोड़ने वाला दिखेगा, वो कैलाश और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला दिखेगा। कोई उसको महादेव कहेगा, कोई उसको बड़ा देव कहेगा, कोई उसको पार्वती कहेगा, किसी और देवी का, माँ का नाम देगा, लेकिन इनको जोड़ने वाला आपको साहित्य मिलेगा, कथा मिलेगी। उस स्व की प्रेरणा की जड़ चिंगारी कहीं ना कहीं जलती हुई दिखेगी। उसका नवजागरण करने का वैचारिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, नए सृजन की दृष्टि से आधुनिक जो तंत्र आए हैं उनका उपयोग करते हुए करने का ये एक सुनहरा अवसर के रूप में 75 वर्ष का ये अमृत महोत्सव जो है भारत की स्वाधीनता का, वो मनाया जाए। इसकी प्रेरणा हम सबको मिले। इस रूप में मुझे लगता है कि इस वर्ष को हमें देखना चाहिए। रायपुर लिटरेचर सोसाइटी ने ये जो पहल शुरू की है इस वर्ष, इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि एक इस नवजागरण की प्रक्रिया में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और ये रायपुर लिट फेस्ट भारत का स्व के आधार पर जागरण जब होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में विविधता का सम्मान करते हुए अपने एकत्व को पूरे विश्व में उसकी चमक दिखाएगा, तो उसमें रायपुर लिट फेस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, ऐसी घोषणा करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत